हिरोशिमा और नागासाकी में न्यूक्लियर बम से जो तबाही हुई थी, उस तबाही से जितना मैनकाइंड को नुकसान हुआ था, रेडियो एक्टिव मटेरियल से जो रेडिएशन से जो परेशानी हुई थी, उसके बारे में हम तो सभी जानते हैं। आज के इस वीडियो में हम दुनिया के सबसे खतरनाक न्यूक्लियर डिजास्टर के बारे में बात करेंगे, जो कि सोवियत यूनियन में हुआ था। ये इतना खतरनाक रेडियो एक्टिव डिजास्टर था जिसे आज तक हम नहीं भूले हैं, और ये आज तक की डेट में ऐसा पहले कभी नहीं हुआ है। सोवियत यूनियन का ये न्यूक्लियर डिजास्टर उस टाइम मैनकाइंड को इतना नुकसान पहुंचाया था जिसका परिणाम हम आज तक देखते हैं। आइए हम इसके बारे में थोड़ा समझते हैं। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि न्यूक्लियर रिएक्टर रिएक्शन क्या होते हैं, न्यूक्लियर रिएक्टर क्या होते हैं, न्यूक्लियर रिएक्टर में ये परेशानी कब आती है और इन परेशानियों को हैंडल करने के लिए क्या मैकेनिज्म लाई गई है। सोवियत यूनियन के इस प्रोजेक्ट को लेके काफ़ी ज़्यादा चर्चा में रहा है कि ये जो न्यूक्लियर रिएक्टर, इसके बारे में तो हम आज समझेंगे ही, लेकिन सबसे पहले मैं आपको बता दूं, ये 1886 की बात है। अगर मैं एग्जैक्ट डेट की बात करूं तो 26 अप्रैल 1986 को रात के 1:23 पर एक बहुत बड़ा खतरनाक धमाका हुआ था, जिसका जो परिणाम था, जिससे जो रेडिएशंस निकला था, वो पूरे यूरोपियन कंट्री तक पहुंचा था। स्पेनिश से लेके स्वीडन तक उस रेडियो एक्टिव की चीज़ें देखी गई थी। ब्रिटेन में अगले मॉर्निंग तो रेडियो एक्टिव से लिपटी हुई बारिश भी हुई थी। आज मैं ये चीज़ बताना चाहूँगा कि आप न्यूक्लियर ये जो रिएक्शंस था, ये रिएक्शन उस रिएक्टर में कैसे हुआ। सोवियत यूनियन ने 1970 में 4 न्यूक्लियर रिएक्टर की स्थापना की थी, जो कि पहला न्यूक्लियर रिएक्टर 1977 में स्टार्ट हुआ था, दूसरा न्यूक्लियर रिएक्टर 1981 में स्टार्ट हुआ था, बाकी का जो था वो 1983 में स्टार्ट होने थे। जो लास्ट वाला न्यूक्लियर रिएक्टर था उसको 1983 में स्टार्ट करना था, और ये जो डिजास्टर हुआ था वो 26 अप्रैल 1986 को 1:23 पर हुआ था। ये रिएक्शंस, ये प्रॉब्लम को समझने से पहले हम ये जानेंगे कि न्यूक्लियर रिएक्टर रिएक्शंस क्या होते हैं। एक्चुअली ये जो न्यूक्लियर रिएक्टर डिजास्टर हुआ था, ये एक ये रूटीन सेफ्टी के चलते हुआ था। उसमें साइंटिस्ट उस रिएक्टर्स में कुछ एक्सपेरिमेंट कर रहे थे। वो उस एक्सपेरिमेंट करने के दौरान ये बम धमाका हुआ था। इतना बड़ा धमाका हुआ था कि पूरे सोवियत यूनियन को इस चीज़ को हैंडल करने में मोर देन 20 ईयर्स, इवन की आज भी वो क्षेत्र एकदम रिस्ट्रिक्टेड एरिया कर दिया गया है, जो कि लोगों को वहाँ पर रहना अलाउ नहीं है। सबसे पहले हम इस डिजास्टर्स को जानने से पहले हम थोड़ा न्यूक्लियर रिएक्टर रिएक्शन के बारे में जानते हैं। ये जो न्यूक्लियर रिएक्टर रिएक्शंस होते हैं, इसका हम यूज कैसे करते हैं। हम सभी अभी तक ये जानते हैं कि जो ये लाइट का जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है, ये तरह तरह के एनर्जी के फॉर्म को यूज किया जाता है। इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के लिए आपको एक काइनेटिक एनर्जी की जरूरत पड़ती है, एक ऊर्जा की जरूरत पड़ती है, जो आपको इलेक्ट्रिक प्रोड्यूस सिस्टम के टरबाइन को मूव करा सके, घुमा सके, ऐसी ऊर्जा चाहिए। तो उस ऊर्जा का जो प्रोडक्शन है, जो तरीके हैं, जो मैकेनिज्म है, वो डिफरेंट काइंड के हैं। जैसे मैं एक ही बात करूं, हाइड्रो इलेक्ट्रिक एनर्जी। हाइड्रो इलेक्ट्रिक एनर्जी का सेटअप ऐसा होता है जिसमें क्या करते हैं कि पानी का बहुत सारी पानी का फ्लो आता है, पानी के फ्लो से टरबाइन फ्लो करती है, और जिससे उस काइनेटिक एनर्जी से टरबाइन फ्लो होती है, जिससे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है। विंड एनर्जी भी ऐसी होती है। हवा के तेज झोंकों से वो जो पंखे लगे होते हैं वो मूव करते हैं, जिससे टरबाइन की व्हील घूमती है और इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है। थर्मल इलेक्ट्रिक पावर में भी यही कंसेप्ट होता है। वहाँ पर कोयला को कंबस्शन किया जाता है, कोयला को जलाया जाता है, जिससे स्टीम बनाई जाती है। उस स्टीम की मदद से
टरबाइन को घुमाया जाता है और इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस की जाती है। तो ये आज का, जैसे हम न्यूक्लियर रिएक्टर के बारे में जाने, न्यूक्लियर रिएक्टर से हम बहुत बड़ी ऊर्जा का निर्माण कर सकते थे, ऐसा साइंटिस्ट को मानना था। तो आज की ये मॉडर्न टेक्नोलॉजी है कि न्यूक्लियर रिएक्टर का इस्तेमाल करके हीट प्रोड्यूस की जाए और उस हीट से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट की जाए। न्यूक्लियर रिएक्टर को एक्चुअली, न्यूक्लियर रिएक्टर का ये अंदर जो रिएक्टेंट होते हैं, जो यूरेनियम के आइसोटोप्स होते हैं, वो कैसे होता है उनके अंदर फिशन, इस चीज़ को समझते हैं। जैसे हम सभी जानते हैं कि जो भी एटम होते हैं, जो एलिमेंट के एटम होते हैं, वो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से मिलकर बने होते हैं, लेकिन सभी एलिमेंटों में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ प्रोटॉन, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन की संख्या बराबर नहीं होती है। इनमें डिफरेंट होते हैं, जिनको हम उस एलिमेंट का आइसोटोप बोलते हैं। तो यूरेनियम के भी ये आइसोटोप होते हैं, जैसे यूरेनियम 238, यूरेनियम 235, यूरेनियम 234, ये 3 यूरेनियम के आइसोटोप्स होते हैं। अब थोड़ा सा हम और समझते हैं। यूरेनियम जो 35 है, वो एक्चुअली क्या ना, बाय नेचर थोड़ा सा अनस्टेबल होता है। मतलब उसके अंदर जो बॉन्डिंग होती है प्रोटॉन की और न्यूट्रॉन्स की, वो बहुत ही कमज़ोर होती है, जिसके अंदर उनके अंदर एक वाइब्रेशंस होता है जो कि उनको अलग करता है, और अलग होते हैं होने के साथ ही हीट रिलीज करते हैं, जैसे हम एक्सोथर्मिक रिएक्शन बोलते हैं। एक्सोथर्मिक रिएक्शन में हीट रिलीज होती है। तो इस रेडियो एक्टिव एलिमेंट के जो फिशन में ये जो डिस्प्लेसमेंट होता है, उसके अंदर से एनर्जी होती है, और जो उसके अंदर और जो रिएक्शंस होती है, उसको और अच्छे से समझेंगे कि ये जो डिस्प्लेसमेंट है, जो बॉन्डिंग का ब्रेक होता है, ये और किसकी वजह से होता है। तो थोड़ा हम न्यूक्लियर रिएक्टर के बारे में जानते हैं। न्यूक्लियर रिएक्टर का जो कोर पार्ट होता है, उसका जो मेन पार्ट होता है, वो 3 पार्ट से मिलकर बना होता है। एक तो होती है फ्यूल रॉड, दूसरा होता है कंट्रोल रॉड, और तीसरा होता है मॉडरेटर। जो फ्यूल रॉड होती है, वही यूरेनियम डाइऑक्साइड को के साथ इनरिच यूरेनियम 35 आइसोटोप का मिक्सचर होता है। और एक कंट्रोल रॉड होती है, जिसको बोरान कार्बोहाइड्रेट की से बनाई जाती है। तीसरा जो मॉडरेटर होता है, जो बॉक्साइट का प्रयोग किया जाता है, वो बॉक्स एज ए मॉडरेटर वर्क करता है। थोड़ा न्यूक्लियर रिएक्टर को और अच्छे से समझते हैं। न्यूक्लियर जो रिएक्टर एलिमेंट होते हैं, वो जैसे मैंने बताया कि बाय नेचर वो थोड़ा सा वाइब्रेट करते रहते हैं। वाइब्रेशन के कारण क्या होता है, कुछ न्यूट्रॉन जो वहाँ से फ्री होके आके दूसरे एलिमेंट में लड़ते हैं, दूसरे एलिमेंट में कोलिजन होता है, दूसरे एलिमेंट को ब्रेक करते हैं, और ये जो ब्रेकिंग है वो एक्यूमुलेट होके इतना ज़्यादा उसमें डिस्टर्बेंस क्रिएट होता है, फिशन क्रिएट होता है, जिसके अंदर से बहुत ज़्यादा हीट रिलीज होती है। उस हीट का इस्तेमाल करके स्टीम बनाई जाती है, जिसको टरबाइन को घुमाया जाता है। आप जैसा देख पा रहे हैं कि इस न्यूक्लियर रिएक्टर में एक पानी को मतलब कूलेंट की तरह भी काम कर रहा है, और पानी एज ए मॉडरेटर की तरह भी काम कर रहा है। और ये सिस्टम को देखने में आपको लग रहा होगा, न्यूक्लियर रिएक्टर की जो स्टीम निकल के जा रही है, उस न्यूक्लियर रिएक्टर से स्टीम जो बन रही है, वो टरबाइन को मूव करा रही है, जिससे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है। थोड़ा सा और हम इस साइंस को समझते हैं। इसमें जो एक कंट्रोल रॉड होती है, वो बोरान कार्बाइड की बनी होती है। बोरान कार्बाइड की एक केमिकल प्रॉपर्टीज ये होती है कि न्यूट्रॉन को अपनी तरफ एब्जॉर्ब करता है, अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेता है। तो जो न्यूक्लियर रिएक्टर के अंदर न्यूक्लियर फिशन हो रहा है, अंदर जो मैकेनिज्म और अंदर जो रिएक्शंस हो रहे हैं, उनको कंट्रोल करने के लिए इस कंट्रोल रॉड का इस्तेमाल करते हैं। जब भी हमको अंदर की रिएक्शंस को मतलब पावर को रिड्यूस करना होता है, तो हम इन बॉक्स को, ये रॉड को बॉक्स के अंदर डाल देते हैं। तीसरा जो ग्रेफाइट बना होता है, ग्रेफाइट का मेन जो काम है वो मॉडरेटर की तरह काम करता है। मॉडरेटर का मतलब ये है कि ये कैटलिस्ट की तरह काम करता है। ये रिएक्शंस को बढ़ाता है, ये रिएक्शंस की स्पीड को गति देता है, ये रिएक्शंस को फास्ट करता है। इसको समझते हैं, जो न्यूट्रॉन होते हैं, जो न्यूट्रॉन का मोशन बहुत इधर उधर जाके मूव करके कोलिजन्स के लड़ते हैं, ये उनके गति को थोड़ा कंट्रोल कर देते हैं, जिससे रिएक्टेंट फिशन बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। और उससे क्या होता है कि जो प्रोडक्शंस होती, जो हीट होती है, वो काफ़ी ज़्यादा
बढ़ने लगती है। इससे क्या होता है, इस मॉडरेटर का इस्तेमाल करके हम उस न्यूक्लियर रिएक्टर्स की स्पीड्स को कंट्रोल करते बढ़ाते हैं। तो ये एक सेटअप होता है। उस समय जो ये सोवियत यूनियन का सेटअप था वो RBMK 1000 था। हालांकि न्यूक्लियर रिएक्टर्स में मॉडरेटर एज ए वाटर को यूज किया जाता है, बट इसमें बॉक्साइट का प्रयोग किया गया था। इसमें बॉक्साइट एज ए मॉडरेटर यूज की जाती थी। थोड़ा सा हम इस चीज को और समझते हैं। जैसे हम एक बाइक लिए हैं, बाइक चलती है, बाइक को जब हम तेज करते हैं तो हम उसके एक्सीलरेटर को पुशअप करते हैं, खींचते हैं, और जब हमको उसको कंट्रोल करना होता है तो हम उसमें ब्रेक अप्लाई करते हैं। अगर इस एग्जांपल को मैं थोड़ा सा रिलेट करूं इस न्यूक्लियर रिएक्टर की साइंस से, तो आप समझिए जो फ्यूल रॉड है वो आपकी बाइक हुई, जो आपकी कंट्रोल रॉड है वो आपका ब्रेक हुआ, और जो आपकी मॉडरेटर है वो आपका एक्सेलरेटर हुआ। जैसे ही मॉडरेटर ने अपना फंक्शन स्टार्ट किया, वैसे उसमें क्या लगना स्टार्ट हुआ, उसमें आपने एक्सेलरेटर आपने बढ़ा दिया। और जैसे आपने रॉड को इंसर्ट किया अंदर रिएक्टर्स में, न्यूट्रॉन एब्जॉर्ब होने लगे। जैसे न्यूट्रॉन एब्जॉर्ब होंगे, अंदर फिशन कम होगा, तो उससे जो स्पीड होगी न्यूक्लियर रिएक्टर के अंदर वो काफ़ी धीमी पड़ जाती है, तो वो एज ए ब्रेक का काम करता है। उस टाइम जो ये कोलिजन्स हुआ वो किस बेस पे हुआ, मैं आपको वीडियो के पहले जब मैं स्टार्ट किया था तो मैं आपको बताया था कि जो कोलिजन हुआ ये एक रूटीन एक्सपेरिमेंटल के दौरान हुआ। उस रूटीन एक्सपेरिमेंट करने की जरूरत क्यों पड़ी थी? जैसे हमने पढ़ा कि इसमें एज ए कूलेंट यूज किया जाता है वाटर्स को, जो कि उन वाटर्स को बड़े बड़े पंप से भेजा जाता है जो कि उस प्रक्रिया को ठंडा करके रखते हैं। अब अगर लाइट नहीं है या लाइट चली गई तो उस केस में वो पंखे बंद हो जाएंगे और पानी की सप्लाई बंद हो जाएगी, जिससे क्या हो जाएगा, वहाँ का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो कूलेंट देने के लिए पानी की जो सप्लाई है वो कंटिन्यूअस होनी चाहिए, लेकिन इस कंटिन्यूअस पावर सप्लाई की देने के लिए वहाँ पर जनरेटर की व्यवस्था थी, बट जनरेटर को स्टार्ट करने में, ये प्रक्रिया को कंप्लीट करने में 1 से 2 मिनट का टाइम लगता है। इन 1-2 मिनट के अंदर पावर को कैसे दिया जाए, इसमें साइंटिस्ट का ये मानना था कि इसके अंदर जो अभी स्टीम बची हुई है उससे भी हम इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस की जा सकती है। उस टाइम जब रूटीन एक्सपेरिमेंट हो रहा था तो ऐसी क्या प्रॉब्लम्स आई कि ये डिजास्टर्स बम एक बहुत बड़े विस्फोट में तब्दील हो गया। उस टाइम जब लाइट एक्सपेरिमेंट नहीं थी, ये माना जा रहा था कि इस रिएक्शंस को थोड़ा रिड्यूस करते हैं, थोड़ा उसमें ब्रेक इस्तेमाल करते हैं। ब्रेक इस्तेमाल का मतलब ये है कि उसमें रॉड हम इंसर्ट करते हैं। रॉड इंसर्ट करेंगे तो वो चीज़ें कंट्रोल होंगी, कंट्रोल होने के बाद उसकी स्पीड कम होगी। लेकिन जैसे ही उसमें रॉड इंसर्ट की गई, जो उसमें मॉडरेटर्स थे, रॉड वो उसमें जो स्पीड है वो इतनी धीमी चली गई कि वो लगभग 32 मेगावाट से भी धीमी चली गई, जो कि एक्सपेरिमेंट का एक मापदंड बनाया गया था कि लगभग 200 मेगावाट पे हम इस एक्सपेरिमेंट को टेस्ट करेंगे। तो उस न्यूक्लियर रिएक्टर्स की स्पीड को बढ़ाने के लिए उनके जो मेन साइंटिस्ट थे उन्होंने बोला कि ये जो कंट्रोल रॉड है इसको खींच लिया जाए ऊपर। रॉड को वहाँ पर उस न्यूक्लियर रिएक्टर में 211 रॉड थी और पॉलिसी के तहत मिनिमम 11 रॉड उसमें रहनी चाहिए, जो कि उस टाइम सिर्फ 8 रॉड उसमें बची थी, बाकी सभी को उठा दिया गया था। जब वो आउट ऑफ कंट्रोल रिएक्शंस हो गई, मतलब ये लगभग 33,000 मेगावाट का इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होने लगी थी, उस समय साइंटिस्ट ने बोला कि इमरजेंसी बटन को पुश किया जाए, ये तो न्यूक्लियर रिएक्शंस आउट ऑफ कंट्रोल जा रही है। साइंटिस्ट ने तुरंत इमरजेंसी बटन को पुश किया, एक बहुत तेज का धमाका हुआ, एक बहुत जोरदार धमाका हुआ, जिससे वहाँ के सारे लोग परेशान हो गए। वहाँ के सारे लोग उन्होंने सोचा ये क्या हो गया, जो ये सबसे बड़ा आज तक का न्यूक्लियर डिजास्टर था। ये विस्फोट इतना बड़ा था कि तुरंत अलार्म बजने लगा। अलार्म बजते ही वहाँ पर फायर फाइटर्स आए। फायर फाइटर्स ने सोचा ये तो नॉर्मल आग है, उन्होंने पानी से उसको बुझाने की कोशिश की, बट ये आग तो अलग थी। ये तो बॉक्साइट का जो अंदर पूरा बॉक्स था वो एकदम स्मेल्ट हो गया था, जो कि पानी से बुझने वाला नहीं था। इसलिए सोचा गया कि हेलीकॉप्टर से यहाँ पर सैंड
क्ले, बोरान, ये सारी चीज़ें डाली जाएं जिससे ये बॉक्साइट का जो स्मेल्टिंग निकल रही है ये थोड़ा सा कंट्रोल की जा सके। बट ये करने के लिए हेलीकॉप्टर को भी उस आग के ऊपर से जाना पड़ेगा, इसलिए बहुत मुश्किल हो रहा था करना। और ये करने के चक्कर में एक वहां पर हेलीकॉप्टर क्रैश भी हो गया था। इसके बाद 10 दिन तक कंटिन्यू उस पर काम किया गया, 10 दिन तक उस आग को बुझाने का काम किया। आग तो बुझ गई थी बट स्टीम अभी भी निकल रही थी। रेडियो एक्टिव मटेरियल से जो रेडिएशन हो रहा था वो इतना खतरनाक था कि वहां पर जितने लोग थे उनमें फैटिक महसूस होने, लोगों को उल्टी की शिकायत होने लगी। और मैं आपको बता देना चाहूँ, रेडियो एक्टिव रेडिएशन इतना खतरनाक होता है कि आपको ये 10 से 15 दिन के अंदर अगर काफी ज्यादा आपकी बॉडी ने एब्जॉर्ब कर लिया तो आपकी डेथ भी हो सकती है। उस टाइम इस रेडियो एक्टिव हीट को खत्म करने के लिए एक प्लान बनाया गया। एक्चुअली क्या, ये जो न्यूक्लियर जो रिएक्टर था जो RBMK 1000 डिजाइन का बना था, इसमें न्यूक्लियर रिएक्टर के अंदर एक रेडियो एक्टिव वाटर्स भरा था। वो रेडियो एक्टिव वाटर तक अगर हीट पहुंच जाती तो इतना ज्यादा विस्फोट होता कि आने वाले 500 सालों तक उस चीज का इफेक्ट देखने को मिलता। लोगों में कैंसर्स बढ़ जाते, लोगों में बहुत सारी दवाएं बढ़ जाती, बहुत सारे ह्यूमन काइंड या मैन काइंड का लॉस देखने को मिलता। अब उस पानी को जो रेडियो एक्टिव वाटर था उसको वहां निकालना था, तो इसके लिए 3 बहुत ही करेज, बहुत ही साहसी सेना के जवानों ने इसको करने का उन्होंने जिम्मा उठाया। उन्होंने एक सिंपल डिपिंग सूट पहन के वहाँ पर रेडियो एक्टिव वाटर्स में उन्होंने डिप किए और वहाँ जाकर उस वेजल्स को फाइंड आउट किए, उस वॉल्स को फाइंड आउट किए जहाँ से पानी को ड्रेन करके बाहर निकालना था। तो उन्होंने बड़ी बहादुरी से उस चीज़ को फाइंड आउट किया और वहाँ से सारा जितना रेडियो एक्टिव वाटर, रेडियो एक्टिव मटेरियल जो कि लिक्विड के फॉर्म में था वो सारा कुछ ड्रेन कर दिया गया। क्योंकि अगर वहां तक स्टीम पहुंच जाती, हम सभी ने केमिस्ट्री में ये पढ़ रखा है, जो लिक्विड होते हैं उनको स्पेस ऑक्यूपाई करने के लिए कम जगह चाहिए होती है और जो गैसियस स्टेट में सब्सटेंस होते हैं उनको ज़्यादा स्पेस की ज़रूरत पड़ती है। अब इमेजिन करो वो लिक्विड अगर गैस के फॉर्म में कन्वर्ट होता तो जो कंटेनर्स है वो कंटेनर एकदम बहुत ब्लास्ट होता, और जब वो ब्लास्ट होता तो वो कितने एरिया को डिस्ट्रॉय करता। मतलब आप समझ सकते हैं ये कितना गंभीर रेडियो एक्टिव मतलब एक्सप्लोजन्स होता है। ये जो एक्सप्लोजन अभी तक हो गया था उससे पूरा यूरोपीय कंट्री प्रभावित था। ये एक रिपोर्ट भी आई थी 2010 में UN की कि उस टाइम जो 18 ईयर से कम बच्चे थे, 18 साल के छोटे बच्चे जो कि उस समय डिजास्टर के टाइम अवेलेबल थे, उनमें से लगभग 20,000 लोगों को थायराइड कैंसर हो गया था। थायराइड कैंसर होता कैसे? एक्चुअली कि जो रेडियो एक्टिव विस्फोट होते हैं तो ऊपर जाके रेडियो एक्टिव मटेरियल पूरे इन्वायरमेंट में फैल जाते हैं। ये जाके जहाँ पर पोस्चर्स होते हैं, जहाँ काऊ आगे ग्रास ग्रेजिंग करती है, वहाँ ये फैले थे। काऊ ने इनको खाया और फिर ये इनके मिल्क से जो बच्चों को बॉडी में गया उससे क्या हो जाता है, आयोडीन 131 की इसमें बहुत ज़्यादा मात्रा होती है जो कि हमारी थायराइड ग्रंथ इसको एब्जॉर्ब करती है और जो थायराइड कैंसर का मेन कॉजिंग बनता है। इतने सारे लोगों को थायराइड कैंसर हुआ। एक्चुअली क्या, जब उस रेडियो एक्टिव मटेरियल को साफ करने के लिए रोबोटिक एक व्हीकल्स भेजी गई, बट रोबोटिक व्हीकल्स वहाँ ब्रेक डाउन हो गई, वो काम नहीं कर पा रही थी। तो इसके बाद सोवियत यूनियन ने अपने कुछ मोर देन 20,000 पीपल्स को वहाँ पर डिप्लॉय किया। डिप्लॉय करने के बाद उन्होंने बोला कि इसको साफ कराया जाए। इनको लिक्विडेटर्स बोला जाता था। उन लिक्विडेटर्स में अधिकांश लोगों की मौत हो गई वो मटेरियल को साफ, क्योंकि वहाँ पर जो रेडिएशन इतना खतरनाक था, उनकी बॉडी में रेडिएशंस की मात्रा ज़्यादा होने से सोवियत यूनियन ने इस घटना को बहुत दिन तक छुपा के रखा था। इस घटना को किसी से बताया नहीं था, बट ये छुपने वाली चीज़ नहीं थी। चेर्नोबिल का या न्यूक्लियर रिएक्टर जो डिजास्टर्स था, ये आज की डेट में भी वहाँ पर गवर्नमेंट ने पूरा 30 किलोमीटर का एक रिस्ट्रिक्टेड एरिया कर दिया था। यूक्रेन वार के पहले लोग यहाँ पर टूरिस्ट लोग जाते थे। ये पूरा एरिया में अब एनिमल, क्योंकि वहाँ पर ह्यूमंस की पॉपुलेशंस नहीं है, पीपल्स नहीं है, इसलिए वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा अभी तक जानवर पाए जाते हैं। और वहाँ के जंगलों को रेड जंगल बोला जाता है क्योंकि वहाँ पर एक रेड जिंजर कलर्स का एक टिल्ट देखने को मिलता है फॉरेस्ट में, जिसका जो मेन कॉजिंग था वो रेडियो एक्टिव से जो रेडिएशंस हुआ था उसके कारण
ये एज ए जिंजर की तरह रेडिश दिखने लगे थे। तो ये जो डिजास्टर था चेरनोबिल न्यूक्लियर पावर रिएक्टर का रिएक्शंस था, उसके अंदर जितने भी लीड लगे थे, मतलब उसमें लगभग 10,000 टन की उसमें लगी थी, और उसमें जितना रेडियो एक्टिव फ्यूल्स था वो सब विस्फोट के टाइम में बाहर आ गया, और जिससे सारे लोग, आसपास के लोग सारे प्रभावित हुए। तो आज की इस वीडियो में हमने इस डिजास्टर्स के बारे में जाना, हमने न्यूक्लियर रिएक्टर्स के बारे में कंसेप्ट थोड़ा सा जाना कि कैसे न्यूक्लियर फिशंस, वो रूटीन टेस्टिंग के दौरान ये घटना कैसे घटी,